कैसे हैं आप लोग? रमजान कैसे जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है सर। ठीक है, आप सुनाएं। क्लास सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली चीज़ें कोई नहीं सर, कोई नहीं। अपने रोल नंबर जो है वो इसमें चैट में सेंड कर दें कि मुझे आसानी रहे अटेंडेंस मेंटेन करने में। हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी कम है आज। जी सर, इतनी ही होती है सर हर लेक्चर में। स्टूडेंट्स ये दो क्लासेस कंबाइन है, ए और बी। तो जी सर। अगर कंबाइन है तो ये काफ़ी कम है। जी सर, वैसे ये 20 होती है। ये दोनों क्लासों की 44 हो गई है। वैसे 20 होती है तो जी सर, बाकी इतनी होती है। क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड चल रही हैं या आपकी ऑनलाइन होती ओके सर, ये ऑनलाइन होती है। बाकी एक बच्चे लेते नहीं है सर क्लास। ओपकी ले लेते हैं, 30 स्टूडेंट उसमें होते हैं, बाकी में 20 23 ऐसे होते हैं। हैं? ऐसा क्यों है? बस सर, बच्चे ले ही नहीं रहे। पता नहीं क्या करते हैं, नहीं सो फिर जाते क्या हैं। मतलब ऐसा है क्यों? वो सर शायद सोए रहते हैं। सोए रहते हैं शायद तो सर। नहीं, अगर उस पे रूल इम्प्लीमेंट कर देते हैं 75 अटेंडेंस का, उसमें तो फिर 20 बच्चों के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो तो एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे। पास होना तो दूर की बात। जी सर, वो मैसेज तो करते हैं हर रोज ग्रुप में, वो लेते ही नहीं है। अच्छा ये बताएं, हम ज़रा इसको फॉर्मली स्टार्ट कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने क्लास इसलिए रखी है कि आपके कोई भी क्वेश्चन है ना वो आप मुझसे इजीली पूछ सकें। और अगर फर्दर हमें कोई सेशन रखना हो तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, हम एक और सेशन या जितने सेशन और चाहिए होंगे वो हम कर लेंगे। अभी तक मैंने कोशिश की थी कि हम रिकॉर्डेड वे में जो है वो कम्युनिकेट कर लें। उससे ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट अपने ही कन्वीनियंस ऑफ टाइम पे वो वीडियो वॉच करके कर सकता है। लेकिन ये कि आप लोग उसको लाजमी देखें और उसको ना सॉल्व भी करें साथ में। ये मैथ है और मैथ सॉल्व करने के बगैर नहीं आ सकता। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप लोगों ने सारी वीडियोस देखी हैं जो मैंने बताई हैं आपको, और आपने वो सॉल्व किया है? हम्म। अच्छा सबसे पहले रोही बेटा, आपने इसको यूनिवर्सिटी ईमेल से लॉगिन नहीं किया? आर यू लिसनिंग? इस तरह फिज़ा, मोहम्मद असद, मोइज़, मोहम्मद अब्दुल्ला, काजी जी अब्दुर्रहमान, सर। उमर इशफाक, जैन खालिद। बेटा आप लोग कोशिश किया करें कि आप ना यूनिवर्सिटी के उसके साथ हुआ करें लॉगिन ना। तो बहरहाल आज तो ठीक है जो है सो है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है ना कोशिश कीजिएगा, वो बेहतर रहता है। मैं टीचर के लिए बेहतर रहता है कि उसको। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमने अभी तक की जो पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, और आपको कहाँ हेल्प चाहिए?
सर मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझ नहीं आया, ये समझा दें। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मैंने पहले भी आपको ग्रुप में मैसेज किया है कि वो हम एक ही दफ़ा शुरू करके और फिर उसको ना वो करेंगे। तो बाकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक पॉइंट आ गया आपका, मैं लिख लेता हूँ अपने पास। जी सर। सॉरी, ये बेसिकली ना चैप्टर नंबर 8 है, उसमें ना ये डिटेल से है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी जो एफर्ट लगानी है ना मैंने समझाने की, टोटल मैं उस वक्त करूँ जिस वक्त हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल में। तो फॉर द टाइम बिंग हम इसको ना आखिरी उस पर रखते हैं लिस्ट में। इसके अलावा जो मैंने पढ़ाया है उसमें आप कहाँ समझते हैं कि आपको वो चाहिए, हेल्प चाहिए। हमने आई थिंक मैट्रिक्स से शुरू किया था, मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स। और इनवर्स भी दो मेथड से होता है, एक क्रैमर रूल से और एक वो होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। इन दोनों मेथड को हमने पढ़ा। इसमें ए जी इनवर्स सर। जो है वो मतलब ये इसको सर ये क्रैमर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कौन से करने हैं? एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी तो मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया आप उसको ग्रिप करें, उससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आ जाए चाहे वो एक्सरसाइज से हो या कहीं और से हो वो आप कर सकें, यानी आपको कंसेप्ट होना चाहिए। ओके सर, ओके। ये है जी जो हमारे वेरिएबल या अननोन थे उनको फाइंड करने का, एक्स को फाइंड करने का तरीका ये था। इसमें ए इनवर्स फाइंड करने का तरीके के लिए हमने क्या कहा था कि ये बेसिकली इक्वल था ए ओवर ए मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये 2/3 का, 3/3 का एंड सो ऑन 4/4 का, ये मैंने आपको हिंट दिया हुआ है इसमें। और इसमें से ऑब्वियसली एक चैप्टर आपका नाम है, उसका नाम है डिटर्मिनेंट। तो आपकी बुक में वो चैप्टर है, लेकिन अगर मैं देखूं पढ़ाने के लिहाज से तो मैंने यहाँ ये जो ए मॉड पढ़ाया है ये बेसिकली वही था डिटर्मिनेंट। तो वो बेसिकली जब मैंने मैट्रिक्स पढ़ाया तो उसके अंदर ये चैप्टर खुद ब खुद कवर हो गया है। इसमें आपको कोई मसला हो, इशू हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो? जी स्टूडेंट्स, नो सर। कोई इशू नहीं है, किसी का कोई इशू नहीं है। नो सर। अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब जो मैंने पढ़ाया है वो खुद अपने हाथ से एक दफ़ा गुजारा है, आपने प्रैक्टिस की है उसकी? क्योंकि मैथ है, मैथ मर्जी आप देख लें, देखने से नहीं आएगा करने से आएगा। इसके बाद फिर हम पहुंचे थे जी वेक्टर पे। जी वेक्टर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? मैं रोल नंबर स्पेसिफाई करके पूछता हूँ, रोल नंबर स्पेसिफाई करके। जी जी, असमा बेटा आप बताएंगे वेक्टर किसे कहते हैं? जी सर। वेक्टर किसे कहते हैं? जी सर, जिसमें डायरेक्शन भी है और स्पीड भी। स्पीड? बेटा दोबारा देखिएगा इसको, आपने सही नहीं बताया। ये रोल नंबर 1 आप बताइएगा, रोल नंबर 1 आप बताइएगा, व्हाट इज वेक्टर? रोल नंबर 1 आप एब्सेंट हैं? रोल नंबर 3? सर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है।
एग्जैक्टली, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो वेक्टर होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना जिस वक्त हम डेफिनेशन करते हैं तो वो जर्नल होती है, वो कोई स्पेसिफिक बात नहीं होती। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अच्छा, मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है? मैग्नीट्यूड से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मुराद है, जैसे कि 2, 4, 5 इस तरह। और डायरेक्शन से मतलब ये है कि आप ये स्पेसिफाई कर दें कि 2 न्यूटन फोर्स लगी है, 2 न्यूटन फोर्स लगी है एंड दैट इज एक्टेड अपवर्ड। ऐसे ये जो एरो है ये बेसिकली इसकी डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा, वेक्टर्स में मैंने आपको 2D में बताया था। 2D में अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, देन एक वेक्टर जो कि a है, ये इसका मैग्नीट्यूड है a का, इसकी डायरेक्शन ये एरो शो कर रहा है, तो ये एक वेक्टर है। इस डायरेक्शन को आप ग्राफ पे या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करने के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इस वेक्टर ए को डिस्क्राइब करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा इसका एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये दो चीजें पता हो तो हम इस वेक्टर ए को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेक्टर की एग्जांपल में फोर्स आ सकती है, वेलोसिटी आ सकती है, और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ये तो एक तरीका है वेक्टर को शो करने का। इसके अलावा अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो इस वेक्टर को हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में शो कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब ये है कि वो कंपोनेंट जो अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो। और एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल कितना होता है, ये मैं किसी से पूछता हूँ, एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल कितना होता है? जी रोल नंबर नीचे से पूछ लेते हैं। जी उमर उमर इशफाक, आपसे क्वेश्चन है मेरा, एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल कितना होता है? जी सर। एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल कितना होता है? 90। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये होगा, आपने सही कहा, इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ इसके दरमियान x और y के दरमियान एंगल 90 होता है, मैं इसको ड्रा भी कर दूं, ये एंगल 90 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इस ए वेक्टर के वो कंपोनेंट जो अलोंग x और y होंगे वो आपस में 90 डिग्री पे होंगे। ये बात तो तय हो गई। इसके कंपोनेंट अगर मैं ड्रा करना चाहूँ तो अलोंग x एक्सिस जो कंपोनेंट होगा वो यानी यहाँ तक होगा, फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये जरा देखिएगा एरो मैंने कहाँ डाला, यहाँ। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे आएगा एरो, यहाँ टेल। तो ये दो इसके कंपोनेंट हैं, इस कंपोनेंट को ए एक्स कहेंगे, इस कंपोनेंट को ए वाई कहेंगे। और हमारी एक ये भी कन्वेंशन होती है कि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे होता है। तो इस ए को, एक तो तरीका ये था ए का मैग्नीट्यूड और थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शो करें। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो कि अलोंग एक्स और वाई एक्सिस हों उसमें शो करें। अगर मैं अलोंग एक्स और वाई में शो करूं इसको, तो ए मेरा वेक्टर आ जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अच्छा, अभी तक मैंने जो ये 2D में वेक्टर की बात की, ये मैंने बात की है सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक। थोड़ा सा शायद किसी को मुश्किल लग रहा हो, इसको अगर हम जरा सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको न्यूमेरिक यानी वैल्यूज लेके फिर करते हैं। अगर मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस जो है इसके अलोंग जो वेक्टर है वो आई है, वाई एक्सिस है इसके अलोंग जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है जे है। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है ये भी मैं साथ डिफाइन कर देता हूँ। यूनिट वेक्टर कौन कौन से हैं? यूनिट वेक्टर आई और जे। यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर बेसिकली
यूनिट वेक्टर बेसिकली वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो यूनिट वेक्टर होता है। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर जैसे कि बी वेक्टर मौजूद है, अगर मैं यूनिट वेक्टर ऑफ बी फाइंड करना चाहता हूँ, ये बेसिकली बी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने अभी अगेन सिंबॉलिक बात की है, इसको हम कोई एग्जाम्पल लेके करेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल लेने के लिए यहाँ मैं लेता हूँ जी, लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है जो कि अलोंग एक्स एक्सिस 4 है, अलोंग वाई एक्सिस 3 है। तो ये क्या होगा, ये भी हमने फाइंड करना है, इसका एंगल क्या होगा ये भी फाइंड करना है। तो इस वेक्टर को कंपोनेंट हमें पता है, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसका मतलब है इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो कोई स्टूडेंट मुझे ये कोशिश करेगा इस वेक्टर को, यानी ये अभी हमें इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, लेकिन इस वेक्टर का लेट्स सपोज मैं नाम दे देता हूँ बी वेक्टर, कोई भी नाम दे सकते हैं बी वेक्टर। तो आप बता सकते हैं इसको इस फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? कोई स्टूडेंट मेरी हेल्प करना चाहे, एनी स्टूडेंट? फोर आई सर प्लस 3 j। एग्जैक्टली, क्योंकि 4 जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस है और वो इसका यूनिट वेक्टर आई है, तो ये 4i प्लस 3j हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर ये हमें पता है वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड निकालना है, और ये वाला एंगल मैंने अभी किसी से पूछा था, उसने मुझे बताया था कि एक्सिस के दरमियान एंगल 90 होता है, तो इन दोनों कंपोनेंट के दरमियान भी एंगल 90 होगा। तो ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई जिसमें ये एंगल थीटा है और हमने थीटा भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड। ये 4 मैग्नीट्यूड है। जब आपने आई लिखा तो ये जनाब वेक्टर का कंपोनेंट बना, आई डायरेक्शन है, 4 इसका मैग्नीट्यूड है, 4 मैग्नीट्यूड है। तो इसी तरह यहाँ जो हम फाइंड करेंगे वो मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा जी, ये बी का मैग्नीट्यूड ये हम निकालना चाह रहे हैं, कैसे निकाल सकते हैं? ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गई जी, कोई बताएगा? जी सर 5 बन गया। जी 5 आंसर है सर। जी फोर ठीक है, लेकिन स्क्वायर, उससे पहले कैसे आएगा वो? फोर फोर का स्क्वायर, स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर अंडर। 3 का स्क्वायर सर अंडर। ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम जो लगाते हैं वो ही चीज है। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपने बिल्कुल सही कहा, इसका आंसर 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं अगर कंपोनेंट गिवन हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ, और अगर एंगल निकालना हो तो फिर मैं क्या करूंगा जी? एंगल ये थीटा और निकालना है जी। ये मेरी टेन हेल्प इनवर्स से निकालना है Sir, सर। tan inverse y over x. वेरी थ्री गुड। ओवर फोर। तो वाई इसमें क्या है? 3/4। 3 भाई। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? tan इनवर्स 3/4, ये जी 40.9 आ रहा है मेरे पास। 9697 कर देते हैं। 40.97 डिग्रीज। अच्छा स्टूडेंट्स, ये उस वक्त था जिस वक्त वेक्टर में क्या गिवन थे हमें, शुरू में क्या चीज गिवन थी? कंपोनेंट्स। इसका वाइस वर्सा अगर पूछा जाए आपसे, इसका वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का क्या मतलब होगा कि आपके पास ए का मैग्नीट्यूड गिवन है,
ये मैंने वेक्टर बी नाम दिया था, सॉरी बी कह देते हैं जी। अगर आपको वेक्टर बी पता है, मैग्नीट्यूड 5 है, एंगल उसका 40.97 है, फिर पूछा जाए कि आप इसके कंपोनेंट निकालें, कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, बी एक्स बी वाई, कर लेंगे ये जी स्टूडेंट्स। बी एक्स आना कितना चाहिए, स्टूडेंट्स? सर बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ये वाला क्या होगा, सर ये कॉस। कॉस, क्यों? क्योंकि एंगल के साथ वाला है और सामने वाला जो है वो साइन होता है। तो इसके कंपोनेंट अगर मैं बनाऊं, इसके कंपोनेंट कुछ इस तरह बनेंगे, एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। इस वक्त ये अननोन है तो इसको बी एक्स नाम दे देता हूँ, इसको बी वाई नाम देता हूँ। तो बेसिकली हमने क्या किया, बी एक्स जो है वो फाइंड करने के लिए क्या किया, 5, अच्छा ये हमें पता था 5 है, ये पता था, और एंगल पता था 5 cos ऑफ 40.97। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा आंसर, 4। ये वही 4 ही आएगा और ये इसका 3 ही आएगा। आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये मैंने वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास 4 चीज़ें मौजूद हों, 4 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ें मौजूद हों तो बाकी हम निकाल सकते हैं। बी एक्स बी वाई, बी का मैग्नीट्यूड और एंगल थीटा, इन 4 में से कोई सी 2 चीज़ें मौजूद हों, यानी बी का मैग्नीट्यूड, थीटा, बी एक्स और बी वाई, इनमें से कोई से 2 मौजूद हों तो बाकी आप निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं यानी बीस मिनट्स ऐसा निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली मैं भी यही चाहता हूँ कि आप अपने अंदर ये सलाहियत पैदा कर लें कि चाहे बुक वो बुक में से क्वेश्चन आए या कहीं और से आए, आप वो दे सकें। अच्छा जी, यहाँ मैंने ये अर्ज किया था कि मैंने इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, बी का यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, ये बेसिकली बी वेक्टर जो है ये 4i3j है। इसको अगर इसके मैग्नीट्यूड क्या था, टी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये बेसिकली क्या हो जाएगा 4i प्लस 3j डिवाइड बाई 5, और ये हो जाएगा 4/5i प्लस 3/5j। ये जो है ये यूनिट वेक्टर है किसका, बी का। और इसको यूनिट वेक्टर को शो करने के लिए नॉर्मली हम ऐसे हैट लगा देते हैं, ठीक है। हैट नॉर्मली हम शो करते हैं यूनिट वेक्टर को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अच्छा जी, ये चीज़ बताने के बाद वेक्टर को आगे हम अब ले चलते हैं 3D में। 3D में अगर लेके जाएं वेक्टर्स, अभी मैंने 2D समझा दिया तो 3D आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। वेक्टर इन 3D, वेक्टर इन 3D जो है उसमें क्या होगा, हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट ए एक्स आई है, ए वाई जे है, प्लस ए जी के है। तो 3D में अगर मैं ड्रा करना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह बनेगा। ये आपको जो तिरछा नजर आ रहा है ये बेसिकली आउट ऑफ द पेज है, ठीक है। इस पे 90 पे है, इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कह देते हैं, इसको वाई, इसको जी, ये आई होगा, ये जे होगा और ये के होगा। तो इसमें कोई वेक्टर अगर यहाँ मौजूद है उसको अगर मैं ड्रा करना चाहूँ, इसका प्रोजेक्शन लूँ ऑन दिस प्लेन, बेसिकली
एक ये कंपोनेंट आएगा और ये वाला जो है अलोंग वाई एक्सिस है, तो ये ए वाई हो जाएगा। और ये वाला जो है ये बेसिकली सम होगा इन दोनों का, एक्स और जी का, ठीक है। ये सम ऑफ ए एक्स ए जी ये वाला होगा। इसके फर्दर अगर मैं कंपोनेंट करूं तो एक कंपोनेंट इसका ये आएगा, दूसरा कंपोनेंट ये आएगा। जो इसका ये कंपोनेंट आएगा वो एक्स ए एक्स होगा। इसको मैं डिफरेंट कलर में शो कर देता हूँ। ये ए एक्स होगा, इसका यहाँ से यहाँ, सॉरी ये जी के फॉर्म आना चाहिए, थोड़ा सा मैंने सही नहीं बनाया, मैं इसको दोबारा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। एक कंपोनेंट वो होगा जो इसके अलाउंग होगा ऐसे, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट वो होगा जो ऐसे होगा। ये वाला कंपोनेंट ए एक्स होगा, ये वाला कंपोनेंट ए जी होगा, और ये वाला अगेन कंपोनेंट, सॉरी ये थोड़ा हाथ हिल गया है मेरा, एक्चुअली ऑनलाइन पढ़ाना काफ़ी मुश्किल काम है। ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये कंपोनेंट हो जाएगा जी वाला। यानी पहले इधर आए, फिर इधर, फिर इधर, तो ये आप इस पॉइंट ए पे पहुंच जाएंगे। इस पॉइंट का नाम कोई भी दे सकते हैं, लेट्स सपोज इसको मैं इस पॉइंट को नाम इस ए से डिफरेंट करने के लिए फर्स्ट इस पॉइंट को मैं जी नाम दे देता हूँ। जी के कोऑर्डिनेट अगर देखे जाएं तो वो क्या होंगे, ए एक्स कोमा ए वाई कोमा ए जी, ये कोऑर्डिनेट होंगे। और ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 और 0 होंगे। अच्छा ये 3D में करने, ये वैसे मैंने क्लासरूम में शुरू में ही समझा दिया था जब फिजिकल था, मेरा ख्याल से बहुत अच्छा पॉइंट रहा, तो उस वक्त आपके जहन में आ गया 3D क्या चीज़ होती है। इसका अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो अगेन इसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ इन सब का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जी का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास इन तीनों का रिजल्टेंट कौन सा है वेक्टर, ये वाला, यानी एक्स वाई और जी का जो रिजल्टेंट है वो ये है। अगर हम इसमें से ये वाई एक्स ओमिट कर दें, ए वाई और ये ओमिट कर दें, तो एक्स और जी यानी 2D केस रह जाएगा जो हमने पहले किया था। उस 2D में इन दोनों का सम ए एक्स और ए वाई का सम वो ये था, ठीक है। जो ये मैंने यहाँ शो किया है, अगर आप गौर करें यहाँ जो मैंने शो किया है कि इन दोनों का सम वो ये है, ये 2D केस था। तो यहाँ अगर हम y वाला ओमिट कर दें तो x और z एक प्लेन बन जाती है जिसमें ये वाला सम है। और ए एक्स और ए वाई के दरमियान एंगल कितना होगा, यानी x और z एक्सिस के दरमियान एंगल कितना होगा, जी स्टूडेंट्स में से कोई मुझे बताए। जी स्टूडेंट्स, किसी को भी नहीं पता या कोई भी ऑनलाइन नहीं है? 90 सर। एग्जैक्टली 90, इसमें इतना सोचने की क्या बात थी, 90। तो ये 90 और इस 90 पे फर्दर इस प्लेन पे 90 अगर हो यानी अपवर्ड, तो वो ए बाई इन तीनों को मिलने से जो बनेगा वेक्टर वो ओ जी मतलब होगा। और उस वेक्टर का नाम हमने दिया है ए वेक्टर। इसका नाम क्या दिया है हमने, ए वेक्टर, ठीक है। ये वाला ये जो है ये ए वेक्टर है, ठीक हो गया। अब मैं आपसे जस्ट ये पूछना चाह रहा था कि जब ये वाला था यानी 2D केस था उस वक्त हमने एक एंगल बता दिया था, क्या बताया था, एक एंगल, ये वाला। ये एंगल बताने से हम जो बन रहा था रिजल्टेंट का बन रहा था विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो एक एंगल बताया तो हमारा वेक्टर कंप्लीटली डिस्क्राइब हो गया। अब आप ना जहन में इमेजिन करें कि 3D केस है जो कि आपके सामने बना हुआ है। अब हमें कितने एंगल चाहिए होंगे, एक एंगल से हो जाएगा डिस्क्राइब, और हो जाएगा तो वो कौन सा एंगल होगा, किस किस के दरमियान होगा एंगल, जी
कोई मुझे बताना चाहेगा ये? जी स्टूडेंट्स, कोई मुझे बताना चाहेगा? जी जी, कोई मुझे बता दे कि आप क्या समझते हैं कि पहले तो 2D केस में एक एंगल हमने स्पेसिफाई किया और किसी को इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, जो एक स्टूडेंट बनाएगा दूसरा स्टूडेंट भी एग्जैक्टली वही चीज़ बनाएगा, उसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होगी, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी। तो जस्ट मैं ये पूछ रहा था कि अब इस 3D केस में आप क्या समझते हैं कि कितने एंगल स्पेसिफाई करना जरूरी होंगे और वो कौन कौन से होंगे? 3 एंगल सर। 3 एंगल, सही कहा आपने, 3 एंगल। कौन कौन से होंगे वो? ये एक्स और वाई के दरमियान, वाई और जी के वो तो दरमियान। हमें वैसे ही पता है बेटा, एक्स और वाई के दरमियान कितना एंगल है? एक्स और वाई के दरमियान सर 90। वो तो हमें पता है, वो तो कोई मर्जी वेक्टर ड्रा कर लें, वो तो यही रहेगा। यानी हमने वेक्टर को स्पेसिफाई करना है 3D में, और मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस तरह स्पेसिफाई करें कि जैसे एक स्टूडेंट का ब्रेन काम करे, बाकी का ब्रेन भी उसी तरह एग्जैक्टली काम करे। इसका मतलब ये है कि हमने सही डिस्क्राइब किया है, अगर ये हो तो। अब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल होगा? 3 एंगल होंगे, ये बात दोस्त है, कौन से 3 होंगे ये मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ। एंगल कौन से 3 होंगे वो? जी कोई और स्टूडेंट्स इसमें ऐड करना चाहे? चले मैं पूछ लेता हूँ, अगर आप लोग नहीं कह रहे। रोल नंबर 92, 92 आप सुन रहे हैं? सर जी बेटा, आप बताएं कि कौन कौन से एंगल होंगे इसमें? 3 एंगल्स ही होंगे। किस किस के दरमियान होंगे वो एंगल? 90 डिग्री सर, एक्स वाई के दरमियान, वाई बी और एक्स बी के दरमियान। नहीं, ये तो एक स्टूडेंट ने पहले ही बताने की कोशिश की थी, उसको मैंने अभी आंसर मतलब उस चीज को जी मैंने सर, बताया था कि गलत बताना है। जी सर, इससे ज्यादा तो नहीं मुझे पता। वो तो बेटा गलत बात होगी ना, आप वही बात बता रहे हैं दोबारा। मैं कह रहा हूँ कि और यानी कोई और स्टूडेंट, ये सही आंसर नहीं है। जी 94 आप बताएंगे कुछ? 94 Sorry, sir, no idea. नो आइडिया? नहीं, फिर भी थोड़ा सोचें तो सही कि कौन से 3 एंगल अगर हम स्पेसिफाई कर दें तो हो जाएगा। चलिए ये मैं से सेक्शन ए से पूछते हैं जरा। अच्छा, सेक्शन ए का जी सीआर का क्या रोल नंबर है सेक्शन ए का? सर जी, ए एक्स ए वाई ए जी ये वाले सर, इनके जैसे ऊपर फाइंड किया था एक एंगल 49 डिग्री। नहीं बेटा, आप जो बात कर रहे हैं ना वो अगर आप देखें, मैं अभी उसको आपकी आप में जो ये इमेजिनेशन में थोड़ी सी वो हो रही है, मैं अभी क्लैरिफाई करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर मैं पूछूं आपसे कि ये 2D केस था, ये वेक्टर था, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें ये एंगल चाहिए होता था, एक एंगल से स्पेसिफाई हो जाता था। कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर ये वाला एंगल 90 है, तो दुरुस्त होगा? यानी ये वाला थीटा एंगल कोई कह दे 90 है, ये दुरुस्त होगा बात? ये तो 90 नहीं है सर, ये तो फाइंड किया था हमने ये फाइंड, 49 इसी तरह समथिंग। यहाँ 3 फाइंड होने हैं। यहाँ पे भी 3 किसी फाइंड चीज को करने हैं, ए एक्स ए वाई ए जी। नहीं बेटा, ए एक्स ये है, ए वाई ये है, इनके दरमियान एंगल तो 90 पता है हमें। अच्छा, थीटा 1 थीटा 2 ऐसे सर। एग्जैक्टली कोई होंगे सही, वो अल्फा क्या बीटा होंगे? गैमा होगा। जी
अल्फा बीटा गैमा होगा सर। वो होगा किसके दरमियान, मैं भी पूछ रहा हूँ कि किसके दरमियान होगा। सर सर कॉज आई अल्फा थिंक जो कॉज 3 वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं उनके दरमियान। सर तीन ए वेक्टर एक्स आती है ना, ए एक्स और ए वाई के दरमियान। इसके दरमियान एंगल 90 है, ये तो हमें पता है। सर ए एक्स और ए वाई के दरमियान एक होगा, एक ए वाई और ए एक एक्स जी के और ए दरमियान। वाई के दरमियान बेटा, ए एक्स और ए वाई के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 होगा, हमें पता है। क्योंकि ए एक्स जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ए वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस है, एक्स और वाई के दरमियान एंगल 90 है, तो इनके जो इसके अलॉन्ग चीजें हैं उसके दरमियान भी एंगल 90 होगा। सर रिजल्टेंट ए और ए एक्स, सर ए और ए एक्स के दरमियान होगा, ए और ए एक्स के दरमियान एंगल होगा। कॉज अल्फा एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कॉज अब आपने अल्फा हो सही बात, जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यानी हमने ये करना है कि जो हमारा ये रिजल्टेंट था इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो कि बेसिकली ए एक्स के साथ एंगल है, इसका यस वाई के साथ एंगल जो कि बेसिकली ए वाई के साथ एंगल है, इसका जी के साथ एंगल जो कि बेसिकली ए जी के साथ एंगल। जी के साथ। तो बेसिक ये एंगल जो होंगे, ये एंगल जो होंगे उनको हम क्या कहेंगे, अगर मैं इसको दोबारा ड्रा करूं, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर ए है, ठीक है। अब मैं कंपोनेंट नहीं ड्रा कर रहा, ये वाली एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, ये हमें पता है। तो इसके लॉन्ग जो होगा वो ए एक्स होगा, इसके लॉन्ग ए वाई होगा, इसके लॉन्ग ए जी होगा, तो ये ए एक्स होगा, इसके लॉन्ग ए वाई, इसके लॉन्ग होगा ए जी, इसके लॉन्ग। तो एंगल तीन जो होंगे वो बेसिकली कौन कौन से होंगे, कलर में ज़रा चेंज कर लेता हूँ। वो एंगल बेसिकली एक्स और इस रिजल्टेंट के दरमियान जो एंगल होगा वो ये होगा, इसको अल्फा कह देते हैं, टू डिस्टिंग्विश इसको कह देते हैं अल्फा। इस वाई एक्सिस और इस रिजल्टेंट ए के दरमियान एंगल जो होगा उसको बीटा कह देते हैं। अच्छा ये देखें कि मैंने शुरू किया है एक्स एक्सिस से और एंड किया है रिजल्टेंट पे, यहाँ मैंने इस तरह किया है, इस तरह इस जी एक्सिस और इस रिजल्टेंट के दरमियान एंगल जो होगा वो होगा गैमा। और ये एंगल क्योंकि इसके साथ हैं, अगर आप हर एक के अलहदा वो देखें प्रोजेक्शन उसका 2D में देखें, तो यहाँ एक ट्राइंगल कंप्लीट होगी और उस ट्राइंगल में जो साथ वाला एंगल होता है वो कोसाइन होता है, वो कोसाइन होता है। अब कोसाइन ऑफ अल्फा जो है वो बेसिकली इक्वल हो जाएगा ए एक्स और ए टोटल के, ठीक है, ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ही है। और कॉस बीटा इक्वल हो जाएगा ए वाई और ए का, और कॉस गैमा इक्वल हो जाएगा ए जी और ए का मॉड। और ए का मॉड क्या है वो ऑलरेडी मैं यहाँ लिख चुका हूँ, ये का मॉड है। तो यहाँ से जिस वक्त आपके पास ये तीन एंगल और ये ए पता हो तब आप कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, या ये कि आपके पास ये तीन इस तरह मौजूद हो तब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये गिवन हो, इस गिवन का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट करो आपके पास क्वेश्चन गिवन जो है वो ये है कि मेरे पास ए है 2i + 3j + 10k, तो क्या मैं ए मॉड निकाल सकता हूँ? यस जी सर। एग्जैक्टली। क्या मैं अल्फा बीटा गैमा निकाल सकता हूँ एंगल्स? जी निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? जी सर निकाल सकते। जी सर। जी अब मुझे हेल्प करें, कैसे निकाल सकता हूँ? अल्फा निकालना चाह रहा हूँ, अब इसमें मेरी हेल्प कर दें। सर पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालनी है। क्या आएगा? 4 + 9 + 100, ठीक है, ये आपकी 179। कैलकुलेटर का इसका मतलब ये निकला है, ठीक हो गया। ये आप कैलकुलेटर पे डालेंगे निकल आएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। अब अल्फा बता दें कैसे निकलेगा। कॉज इनवर्स आएगा। कॉस इनवर्स ऑफ जी अब 2/a का मैग्नीट्यूड। 2/a का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली।
इसी तरह अगर बीटा निकालना हो तो क्या आएगा? कॉस इनवर्स 3 ओवर cos इनवर्स 3 ओवर ए का मैग्नीट्यूड सर। इसी तरह गामा निकालना हो तो क्या आएगा? cos इनवर्स 10 ओवर ए मैग्नीट्यूड। आपकी क्लास माशाल्लाह अच्छी है, टीचिंग पावर अच्छी है। जी सर, आपकी मेहरबानी। नहीं बाकी मतलब आप रिस्पॉन्ड किस तरह कर रहे हैं, मुझे फील हो रहा है कि आपकी क्लास ने मतलब नया समझना शुरू किया है। तो बस ये कि प्रैक्टिस रखें इसकी। क्वेश्चन जो है वो थोड़े से घुमा के होते हैं, तो फिर और वो इसलिए होते हैं कि आपकी मेंटल एबिलिटी जो है इस सब्जेक्ट में वो सही तौर पर जज की जा सके। अच्छा, यहाँ अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, वो बड़ी मज़े की है। आपने एफएससी अगर की है तो उसमें लाजमी पड़ी होगी। वो ये होता है, इसे इन तीनों को डायरेक्शन कोसाइन भी कहते हैं। इन तीनों का ना, इसका एक और नाम डायरेक्शन कोसाइन भी है। उन तीनों का नाम डायरेक्शन कोसाइन भी है। और इसको नॉर्मली वो एल कह देते हैं, एम कह देते हैं, एन कह देते हैं। कुछ बुक्स में ऐसे भी होता है। तो आगे मैं जो बताने लगा था आपको मज़े की चीज़, वो ये बताने लगा था कि हमें पता है कि एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गामा इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, कॉस स्केयर अल्फा और कॉस अल्फा स्केयर एक ही चीज होती है। ये तो पता है ना आपको, ट्रिग्नोमेट्री की चीज है। ये डिफरेंट होती है। सर मे बी डिफरेंट होती है। डिफरेंट होती है, चलिए गूगल कर लीजिएगा। अच्छा, बहरहाल ये जैसा आपको प्रॉपर्टी पता चल गई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक ये क्वेश्चन ये है, तीन ये हैं और चौथी ये है, ठीक है, और आपके पास अगर इसमें से सिर्फ दो कंपोनेंट गिवन हो तो आप यानी कॉज यानी दो एंगल अगर फर्स्ट करो गिवन हो, दो एंगल, तो आप तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये प्रॉपर्टी लगा के, जो कि डायरेक्शन कोसाइन की ये प्रॉपर्टी है, ये अप्लाई करके आप तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। अगर दो एंगल गिवन हो, दो एंगल गिवन होंगे तो इसकी भी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर पे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो आप इस तरफ लेके जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से फिर आप गामा निकालेंगे। तो ये है जी आपका 3D वेक्टर्स इन 3D का। तो मोटा मोटा मैंने बता दिया वेक्टर इन 3D। बाकी इसकी फर्दर जो एग्जांपल्स वगैरह होंगी वो हम कर लेंगे। मैं बुक में से भी ज़रा इसको देख लेता हूँ कि ये है ना। ये वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर क्या होते हैं, हेड टू टेल रूल क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हेड टू टेल रूल ये जो कंपोनेंट बने हैं, इसी का अगर आप रिवर्स करें हेड टू टेल रूल आ जाएगा। वो ये है, हेड टू टेल रूल ये कहता है कि अगर दो वेक्टर को आपने ऐड करना है तो पहले का हेड दूसरी की टेल के साथ, यानी पहले का हेड ये देखें ये एरो हेड है, दूसरे की टेल के साथ मिले, ठीक है, और फिर इन दोनों पहले के ये दो मिलाने का तरीका हो गया, और रिजल्टेंट का ये होगा कि पहले का टेल और आखिरी का हेड वो मिलाए। यानी इसको अगर मैं दोबारा यहाँ लिख के दिखाना चाहूँ, अगर हमारे पास एंगल गिवन है डिफरेंट इसके दरमियान, एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, ये कहते हैं ए वेक्टर है, ये बी है, सी वेक्टर इस तरह है, डी वेक्टर इस तरह है, इनके दरमियान ये एंगल हमें पता है, फर्ज करें ये एंगल जो है ना, इसका मतलब इसी तरह इसके दरमियान ये एंगल हमें पता है, इधर ये एंगल पता है, ये एंगल हमें पता था, ए बी सी डी पता है। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट के लिए होगा पहले की टेल आखिरी के हेड के साथ मिलाने वाला जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर आर कहेंगे। अच्छा याद रखिएगा, ये जो वेक्टर्स थे, जो कंपोनेंट थे, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं थे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो होते हैं जो लॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस हों, यानी आपस में 90 का एंगल होने। तो ये कंपोनेंट आपस में 90 पे नहीं थे। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने हेड टू टेल रूल बताया आपको, हेड टू
ए रूल, ये वेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है अप्लाई करने के लिए। अगर ये फर्स्ट करो 2 है, ये 3 है, तो आपका ये वेक्टर लाजिम नहीं कि 5 होगा। अगर वेक्टर के अलावा स्केलर की बात की जाए ना, और फिर कहा जाए ऐड करना है, 2 में 3 ऐड करना है, तो आंसर क्या आएगा 5। लेकिन अगर इसमें ऐड आप करते हैं ना, एक 2 है, दूसरा 3 है, तो ये वाला आंसर जो है ये 5 नहीं आएगा, बल्कि ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13। और 13 का जो स्क्वायर रूट है वो कभी भी 5 नहीं होता, वो तो 25 का होता है। 25 अगर होता तो वो 5 आना था, तो ये इससे काफ़ी कम होगा। ये जो कमी आई है ये क्यों आई है, क्योंकि ये वेक्टर्स को आप डील कर रहे हैं, और वेक्टर को डील करने का तरीका हेड टू टेल रूल है। बहरहाल ये मैंने फ़र्क बताया है स्केलर और वेक्टर में। इस रूल को हेड टू टेल रूल कहते हैं। तो आप अगर जितने भी कंपोनेंट हमने बनाए हैं उनको ऐड करें तो रिजल्टेंट बनना चाहिए, चाहे इसको ax को az में ऐड करें तो ये वाला बनेगा, इसमें फर्दर अगर ये ऐड कर दें ay तो ये टोटल वेक्टर a बन जाएगा। ये हमने बार बार क्या अप्लाई किया, हेड टू टेल रूल अप्लाई किया, हेड टू टेल रूल अप्लाई किया। तो अच्छा, बहरहाल ये मैं बता चुका हूँ आपको, पॉइंट्स वगैरह हों, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। वही अच्छा, नाम और मैग्नीट्यूड एक ही चीज़ होती है, इसने यहाँ नाम का वर्ड यूज़ किया है, ये और मैग्नीट्यूड एक ही चीज़ होती है। ये देखें, नाम आल्सो कॉल्ड द लेंथ और मैग्नीट्यूड। ये नहीं, हम ज़्यादातर मैग्नीट्यूड का वर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसी वर्ड के साथ आगे चलेंगे। अच्छा जी, आगे है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात होनी है, लेकिन उससे पहले आपको ये जो अभी तक मैंने बताया है ये ज़रा आप वेक्टर्स की प्रैक्टिस कर लें, फिर हम ना डॉट और वेक्टर प्रोडक्ट पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा क्लास, अब अगर आप ये देखते हैं ना, ये जर्नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली ये वो चैप्टर है जिसके बाद आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बेहतर आइडिया होगा। तो मेरे पास अभी टाइम बच गया है, टाइम बचने की वजह से अब हम ना थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ से थोड़ा सा एड्रेस कर लें। बुक मार्क इसका मतलब सही नहीं किया हुआ है। ये बेसिकली ना ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, ये इसी तरह जैसे यूनिट वेक्टर नहीं थे आई जे के, उसकी जगह यहाँ एक चीज यूज होती है, वो होती है बेस। क्या चीज होती है, स्टैंडर्ड बेस वेक्टर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बेस वेक्टर जो है ना, वो अगर आपके पास स्पेस जो है वो आर एन है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इधर जाना चाह रहा हूँ। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक किसी ने क्वेश्चन किया था, उसको जस्ट थोड़ा सा ब्रीफली, 15-20 मिनट है मेरे पास, उसके अंदर थोड़ा सा बता। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात की जाती है कि एक चीज, अच्छा इसको बताने से पहले मैं ये बताने लगा था, अगर हमारे पास एक स्पेस है आर एन, ठीक है, आर थ्री का मतलब ये होगा कि ये 3 है, ठीक है ना, 3 डायमेंशंस हैं ये 3। आर टू का मतलब 2D या 2 डायमेंशन में है, आर वन का मतलब एक ही मतलब डायमेंशन। तो इसमें से आर थ्री अगर हो तो उसके 3 बनेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस जो है ना वो 3 बनेंगे। जैसे वहाँ यूनिट वेक्टर था ना, यहाँ वही काम स्टैंडर्ड बेसिस है। स्टैंडर्ड बेसिस जो है, बेस को ई से डिनोट करते हैं। अगर आर थ्री है, इन आर थ्री, तो हमारे पास 3 होंगे, ई वन होगा,
ये कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। E2 होगा, E3 होगा। अच्छा जी, अब R3 का मतलब ये है कि इसमें टोटल 3 होंगे, 0 0 0 3, इस तरह 3 होंगे। अच्छा जी, अब E1 का मतलब ये होता है कि पहली जगह पे 0 के बजाय 1 आ जाए, यानी यहाँ 1 आ जाए। E2 का मतलब दूसरी जगह पे 1 आ जाए, बाकी सारे 0 हो जाएं, और इसका मतलब तीसरी जगह पे 1 आ जाए। ये किस में है? R3 में। अब E4 इसमें नहीं आ सकता क्योंकि ये टोटल ये 3 है, R3। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड बेस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी चीज मौजूद है वो आप इन टर्म्स ऑफ दिस लिख सकें, E1 E2 E3। अच्छा, यहाँ ये स्टैंडर्ड बेसिस मुझे कोई लिखवाए, R4 में स्टैंडर्ड बेसिस E1 क्या आएगा, E2 क्या आएगा, ये काइंडली मुझे लिखवा दें। E3 क्या आएगा जी, प्लीज। 1000 सर। फर्स्ट 1, 1 आएगा फिर 0 आएंगे। 000 इसमें क्या आ जाएगा, 0100 इसमें 0010 ये न्यूमेरिकली यानी वैल्यूज से बात करने के बाद अगर मैं इसको जर्नलाइज करूं, RN कर दूं, RN कर दूं, तो E1 E2 इस तरह आएगा। तो इसका भी एक जर्नलाइज E1 क्या होगा, पहली जगह पे 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ये RN मैंने किया है, यानी 4 ना कोई पढ़ ले, मैं इसको जरा दोबारा लिख देता हूँ। ये मैंने RN कहा है, n कोई भी नंबर हो सकता है। इसी तरह E2 आएगा, E2 में क्या होगा, सेकंड जगह पे 1 होगा, बाकी सारी 0 हो जाएंगे। इस तरह ये कितने चलेंगे, e⁻n तक जाएगा, En तक यस, जाएगा। En का क्या मतलब है, ऊपर 0 में लास्ट में है। ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं। अब अगर आप कोई भी चीज है उसको यानी यानी फर्ज करो x1 इंटू E1 प्लस x2 इंटू E2 प्लस x3 इंटू E3, इस फॉर्म में आप लिख सके ना, इसका मतलब ये है कि आप उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और इस फॉर्म में लिखने को, अच्छा ये मतलब वो हो गया। इसकी अगर जर्नल बात की जाए, E J से वैसे शो करते थे इसको, EN जो मैंने मतलब यहाँ भी बताया है, तो इसको EJ से करते थे, EJ डिनोट द वेक्टर इन, और J जो है वो उसकी पोजीशन होगी, ठीक है ना। सॉरी, EI इसने लिखा है, EI, और I जो है वो उसकी पोजीशन होगी। और एल्सवेयर क्या होगा, एल्सवेयर में 0 होगा, 0 एल्सवेयर यानी उस जगह के अलावा, ith पोजीशन के अलावा हर जगह पे 0 होगा। और अगर आपके पास x ये है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में लिखना जो है ये आपका मतलब ये है कि आप लीनियरली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, ये बताने के बाद अब हम इसको पढ़ लेते हैं। अप टू नाउ वी हैव ट्रीटेड मैट्रिक्स सिंपली एज, मैट्रिक्स को हमने कैसे डील किया था, एक रेक्टेंगुलर अरे के तौर पे किया था। इससे पहले जो था ना, उसमें मैं मॉड निकाला, डिटरमिनेंट निकाला, इनवर्स वगैरह निकाला, सारा वो मैट्रिक्स ही हमने किए थे। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में वी विल व्यू मैट्रिक्स इन अ कंप्लीट डिफरेंट वे। अब हम मैट्रिक्स को बिल्कुल डिफरेंट वे में देखेंगे। हम यहाँ ये देखेंगे कि मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म या मैप कैसे कर सकते हैं एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में। दिस विल बी द फाउंडेशन फॉर मच ऑफ वर्क इन सब्सिक्वेंट सेक्शन। सब्सिक्वेंट सेक्शन का मतलब ये है चैप्टर 8 में जो है ना, हम जो है ना उसकी ये बेस है, ये वाली चीज़ है। तो चैप्टर 8 में बेसिकली हम इन डिटेल इसको देखेंगे, जर्नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, एक तरीका ऐसे भी हो सकता है, एक तरीका ऐसे भी हो सकता है, ये वेक्टर्स हैं। और इसको आप इन कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, ये बेसिस वेक्टर के तौर पे। फंक्शन क्या होता था, वो बेसिकली रिलेशन को बताता था। ये हमने फंक्शन पहले ही पढ़े हैं। और फंक्शन में जो उसका पहला, यानी अगर सबसे आसान वाली एग्जांपल ली जाए, फंक्शन में सबसे आसान वाली एग्जांपल अगर ली जाए, वो होती है ऑर्डर्ड पेयर। जैसे फर्ज करो हमारे पास ये ए है,
ये भी है। ये मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ आपको, शायद मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के लेवल की बात बता रहा हूँ कि अगर ये 1 2 3 है, ये ए बी सी है, पहला पहले के साथ है, दूसरा इसके साथ है, तीसरा भी इसके साथ है, तो इसमें इसको अगर मैं लिखूं 1A 2B 3B, इसमें फर्स्ट वाला कभी भी रिपीट नहीं, ये पूरा मिलके ना एक वो बना रहा है, यानी ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, ऑर्डर्ड पेयर। इसमें से जो पहले पहले वाले होते हैं वो बेसिकली क्या हो जाते थे, यानी 1 2 3 ये इसकी डोमेन हो जाती थी, और जो दूसरे वाले हैं यानी ए और बी, ये वैसे मैं ऐसे लिखना चाहिए था, अच्छा ए और बी ये क्या हो जाते हैं, को डोमेन या रेंज। ठीक है, को डोमेन में क्या आएगा, ए बी सी, इसका जो सबसेट होता है उसे रेंज कह देते हैं इस बुक के मुताबिक। अच्छा ये मैंने अभी आपको बताया सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर का, इनके दरमियान रिलेशन जो होता है उसको फंक्शन कहते हैं, यानी फंक्शन इज बेसिकली रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इस तरह लिखते थे ना हम, इस तरह करके। ये तो हो गया सिंपल वाले केस में, लेकिन अगर आप फर्ज करो, यानी यानी इसमें तो दो चीजें इन्वॉल्व थी ना, यानी ये ए और बी, लेकिन अगर फर्ज करो इससे ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हो, ट्रिपल्ड या क्वाड्रिपल पेयर हो, है ना, तो फिर उसके लिए हम जो है ना फंक्शन की बजाय ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड यूज करते हैं, और उसमें फंक्शन जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। बी यानी ये सेकंड वाला, ये बेसिकली फंक्शन ऑफ ए है, आप इस रिलेशन में ए की वैल्यू पुट करेंगे तो बी आपके पास आंसर आ जाएगा। अब T is a function with domain Rn and codomain Rm, then we say T is a transformation from Rn to Rm। ठीक है, अगर ये फंक्शन हो Rn से Rm तक तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कह देते हैं, और उसको लिखने का तरीका ये होता है। अच्छा इसको फर्दर यहाँ ना एक वो टी ए लिखता था, ए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होती थी, ये जैसे ये लिखा है टी ए, इसका मतलब है आर एन को आर एम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ये वाला जो वो है वेक्टर है इसको मल्टीप्लाई करना होगा ए मैट्रिक्स के साथ। और इसकी एग्जांपल के तौर पे उसने ये एग्जांपल ली थी कि हमारे पास ये अगर फर्ज करो कितने हैं, ये W कितने हैं 3 और X कितने हैं 4, तो बेसिकली आप यहाँ Rn का मतलब R3 है, सॉरी Rn मतलब वो जो आपको नॉन R4 है, और Rm का मतलब यानी W कितने 3, यानी 4 से 3 में आप जा रहे हैं। कैसे जाएंगे, आप इस 4 को एक इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस मैट्रिक्स को आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक हो गया। और अगर आपको ये वेरिएबल थे x1 x2 x3, अगर ये वेरिएबल की बजाय इनकी वैल्यूज पता हो तो बेसिकली आप इसके साथ मल्टीप्लाई वही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, जो आंसर आएगा ये बेसिकली 3 में होगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो यहाँ इसने बेसिक्स समझाई है, उसके मुताबिक ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर वो 0 ट्रांसफॉर्मेशन है। आइडेंटिटी के साथ हो रहा है, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था ना, 1/1 अगर है तो 1 है, 2/2 की अगर है तो वो डायगोनल में 1 1 होंगे, बाकी 0 होंगे, इस तरह करके ये इसकी फिर प्रॉपर्टीज हैं। जो आप ये प्रॉपर्टीज में से ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बी और सी, कि आप जो वेक्टर u है उसको पहले स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसफॉर्मेशन लें, उसका आंसर एक तरफ। दूसरी तरफ अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लेने उस वेक्टर u की और फिर उसको कैसे मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर, इन दोनों का आंसर इक्वल होगा, और इसको कहते हैं होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। इसी तरह दो वेक्टर हैं u और v, आप उसको ऐड करके फिर ट्रांसफॉर्मेशन लें, या अलग-अलग ट्रांसफॉर्मेशन फिर ऐड करें तो भी वो सेम होगा, और ये प्लस के लिए या माइनस के लिए भी उसी तरह आप वो ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है। तो किसी ने प्रॉपर्टीज की बताई हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो बाकी इसका फर्दर डिटेल जो है वो इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे जिस वक्त हम वो पढ़ेंगे
8 चैप्टर ना, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि अभी मैं बताऊँ और फिर उस पर अभी मेहनत करने की जरूरत नहीं, अभी हम अपने बाकी चीज़ें कंप्लीट करके फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन में जाके इसको कंप्लीट करेंगे, बिकॉज ये आपके लिए अभी थोड़ा मुश्किल बन रहा है। तो इसको फिर हम जो है ना वो एक ही दफ़ा आखिरी टॉपिक के तौर पे लेंगे और उसके बाद फिर हम प्रोग्रामिंग साइड पे जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो इससे पहले हमने क्या क्या करना है, इससे पहले हमने ये वेक्टर का कंप्लीट करना है और उसके बाद में यहाँ से आइगन वैल्यू का हमने कंप्लीट करना है। तो बाकी क्वेश्चनिंग जो आप कह रहे हैं एक्सरसाइज से करना, तो उसमें से आपको जो भी रेलिवेंट आपने टॉपिक पढ़ा है उससे रेलिवेंट 4-5 क्वेश्चन अपने तौर पे कर लें, ठीक है, क्योंकि मैंने जो एग्जाम में देना वो इस तरह नहीं होगा कि मैंने बताया एग्जैक्ट वही मैं आंसर वो दे दूँ एग्जाम में, वो तो मैंने चेंज करके देना ताकि आपका रट्टे की बजाय आप इसको कंसेप्चुअली लेके चलें मैथ को। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आप पे बर्डन नहीं डाल रहा। बाकी सैम्पल क्वेश्चन के तौर पे मैं शायद बाद में कोई शीट बना के आपको दूँ भी, लेकिन वो जस्ट गाइडेंस के लिए होगी, उसको आप जो है ना कंसेप्चुअली लेके चलेंगे उस शीट को भी, ठीक है क्लास। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें मुझसे, और कोई और सेशन रखना है? जी सर, एक और सेशन रखेंगे। अच्छा सर, मिड का सिलेबस बता दें। बेटा जितना हम पढ़ रहे हैं सारा शामिल हो रहा है। वैसे अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं, आपको जिसमें मैंने बुक शेयर की है ना, उसके साथ मैंने 16 वीक प्लान शेयर किया है। उस 16 वीक प्लान में आप देखेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो मिड से पहले कवर हैं। मिड के बाद वाले में हम प्रोग्रामिंग यानी इन चीज़ों को कंप्यूटर पर कैसे सॉल्व करना है उस तरफ थोड़ा फोकस करना चाहेंगे। तो मैंने ये जितना हम पढ़ते जा रहे हैं वो सारा मिड का सिलेबस है। सही है सर। अच्छा सर, डेफिनेशन वगैरह करनी है क्या? डेफिनेशन वगैरह वैसे नॉर्मली मैं दिया तो नहीं करता मैथ में। मैथ में तो मैं कंसेप्चुअली चीज़ें पूछता हूँ, या डेफिनेशन भी वो पूछता हूँ जिसमें कंसेप्ट हो। जैसे अभी मैंने ये अभी बात की थी, ये कौन अभी ऐड होना चाह रहा है एट द एंड ऑफ द लेक्चर? कर देंगे। सीआर ए सेक्शन का सीआर रोल नंबर क्या है आपका? सीआर फ्रॉम ए सेक्शन नहीं है यस सर। बेटा, आपका रोल नंबर क्या है उमर? सर मैं साद बोल रहा हूँ, मेरा इशू था नेट का, मैं इसके पास आया हूँ, उमर इशफाक के पास। अच्छा साद बात कर रहा हूँ, सीआर बात कर रहा जी जी, आपका रोल नंबर क्या है? हूँ। सर मेरा मेरा रोल नंबर 2 है सर। अच्छा, रोल नंबर 2 है। और जो सेक्शन बी है आप सीआर, आपका रोल नंबर क्या है? जी सर, वो 65। शहजाद है, 65 है। 65। तो आप दोनों यानी लेक्चर ले रहे हैं। अच्छा, मैं आप दोनों से ये पूछ रहा हूँ, सीआर आप मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट लेक्चर कब रखना चाहिए और उसमें आप मतलब क्या समझना चाह रहे हैं फर्दर, क्योंकि इसमें मैंने जो मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी हैं। तो बाकी यस प्रैक्टिस है बेटा आप करेंगे, वीडियो देखते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, फिर ही बात है। वीडियो वैसे कम लोग देख रहे हैं क्योंकि मेरे पास ना वो आ जाता है कि किसने कितने वॉच हुए हैं, व्यू पॉइंट ना, वो चैनल पे वो शो हो रही है हिस्ट्री, तो वो काफ़ी कम है। या फिर अगर किसी ने देखा भी है तो वो फिर ना कंप्लीट नहीं देख रहे, वो फिर मतलब जैसे कोशिश करें कि आप उससे गेन करें, वीडियो देख के गेन करें, उससे प्रैक्टिस करें। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था यार कि नेक्स्ट लेक्चर कब रखना चाहिए और उसमें मतलब क्या आपका होगा, क्या जी पूछना चाहिए? क्लास क्लास से डिस्कस करेंगे फिर आगे सर बताएंगे। अगर सर क्लास से डिस्कस कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा, मीन्स के मतलब जी क्लास क्या सर। जाती है जिसपे ज़्यादा बच्चे मतलब कि एग्री हो जाए, फिर उस चीज़ पे आप अरेंज कर लिया जाए। ठीक है, मुझे ना क्लास से ये पूछिए कब तक बता देंगे? सर आज ही जी आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा शाम तक। चलें ठीक है। तो ठीक है, इसके साथ ही हम अपना ये लेक्चर एंड करते हैं। मेरा ख्याल है आपको चीज़ें आसान लगी होंगी। तो बाकी अगर आप ये समझना चाहें कि मैंने क्वेश्चन किस किस्म के देने होते हैं वो थोड़ा मैं घुमा के देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ये वेक्टर बताए हैं, इसमें से मैं अगर 3D में वेक्टर इन 3D की बात करूँ, उसमें हो सकता है मैं आपको ये दे दूँ कि आपके पास अल्फा 30 डिग्री है, बीटा जो है वो 40 डिग्री है, और आपके पास ये वेक्टर जो है एक्स प्लस 4 जे प्लस 5 के है। तो आपसे मैं पूछ लूँ कि आप मुझे ए का मैग्नीट्यूड बता दें, और और बाकी जो एंगल रह गया है वो बता दें जो कि गैमा है। तो मतलब थोड़ा सा ना घुमा के होगा,
लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि मैं मतलब कोई बुक आपको, जस्ट मैंने ये देखना है कि आपका जहन इस लेवल पे आ गया है कि ये आप ये कर लें। बाकी ग्रेडिंग जो है वो आपको पता ही है कि ग्रेडिंग जो है वो आपकी एब्सोल्यूट है। और बाकी मेरी कोशिश ये होती है कि फेयर मार्किंग हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, उनकी फेयर मार्किंग हो, जिसका जो राइट है वो उसको मिलना चाहिए, और जो उसका राइट नहीं है उसको। तो इसी तरह अगर 2D में बात की जाए, 2D वैसे अब तो आपको आसान लगेगा, लेकिन 2D में हो सकता है मैं कोई इस तरह का क्वेश्चन दे दूँ। और आपसे मैं पूछ लूँ कि मुझे ए का मैग्नीट्यूड बता दें। ठीक है ना। और ये भी पूछा जा सकता है ए वाई क्या है, मतलब इस तरह डिफरेंट। अभी आपके सामने जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया ना, मतलब कोई बुक नहीं देखी, कोई कुछ नहीं, आपके सामने जस्ट मैंने ये क्वेश्चन रैंडमली बना लिया। इसी तरह मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं बेशुमार। तो आपके अंदर ये सलाहियत अगर आ जाए कि आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि हम जो है ना सही डायरेक्शन में जा रहे हैं एज ए क्लास। ठीक है क्लास, आप मुझे फिर बता दीजिएगा फर्दर इंटरेक्टिव सेक्शन के लिए। और ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा, रमज़ान का महीना है। तो बाकी अगर मेरी थोड़ी सी मतलब शुरू में सख्ती फील होती है, लेकिन ये सारा आप लोगों को पढ़ाने के लिए है, ताकि आपके अंदर नॉलेज जो है वो इनकॉर्पोरेट हो, आपको नॉलेज आए। तो फिर भी अगर किसी को बुरा लगा हो, कोई सख्ती या कोई ऐसी चीज़, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। दुआ में याद रखिएगा। बस अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।